ठंड में गरीब बहू का घर। माँ, मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मत रो मेरे बच्चे, ऐसे मत रो। हाँ हाँ, और चढ़ाओ इसे। अरे 1 महीने के लिए मैं बीमार क्या पड़ गया, तूने तो मेरा पूरा कारोबार ही मुझसे छिनवा दिया। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो बिजनेस में बहुत ध्यान लगाया था, लेकिन पता नहीं ये कैसे हो गया। मुझे तो लगता है कि ये किसी की साजिश थी। अरे अरे, ये ड्रामे तो तुम सभी फुटपाथ पर जाकर भी कर सकते हो। चलो चलो, मेरी प्रॉपर्टी खाली करो। तुम कितने पत्थर दिल हो। मेरे ससुर जी ने तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी काम किया है और उनके ऐसे दिनों में तुम उन्हें मुंह भरकर बाहर जाने को बोल रहे हो। कितना पकाती है आपकी बहू अनिल जी। अरे इसे बोलिए कि जितनी तेज इसकी जुबान चल रही है उतना ही तेज आपके कदम चले तो ये घर कब का खाली हो जाए। जबान संभाल के बात करो, समझे? अच्छा, तो अब तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? 2 कौड़ी के भिखारी, चुपचाप बाहर चला जा, वरना मैं तुझे धक्के मारकर बाहर करवाने की हिम्मत और ताकत रखता हूँ। तुझे तो मैं बुढ़े। रुक जाइए देव जी, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं है। आप चलिए मेरे साथ। हाँ बेटा, इस विश्वासघाती ने हमारे साथ धोखा करके अपने घड़े भरे हैं। चल, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पूजा और सुमित्रा देव को समझा बुझा कर ले आई। वो लोग पहले बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन सुरेश ने काम में कुछ घपला करके सब कुछ हड़प लिया था और अब पूजा का पूरा परिवार सड़क पर आ चुका था। बहू, दिन में तो धूप की गर्माई हमें सहारा देगी, लेकिन हमारी रात कहाँ पर कटेगी? पता नहीं सासू माँ, कल तक जिन सड़कों वगैरह को हम गाड़ी की खिड़कियों से देखते थे, आज उन्हीं पर भटकते हुए कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो ये फुटपाथ ही हमारा सहारा है। नहीं, हम इस फुटपाथ पर नहीं रह सकते हैं। फुटपाथ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। लोग नशा करके गाड़ियां चलाते हैं और ऐसे में बेचारे फुटपाथ वाले पिस जाते हैं। चलो पूजा, हम लोग मिलकर कोई और बसेरा ढूंढते हैं। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इंसान की बेहतरी के लिए है। हमें भी जरूर कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। ओहो, डायलॉग तो बहुत अच्छा मारा है। काश अगर काम पर भी ध्यान दे दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। आप भी ना चुप हो जाइए। बाबा, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी सिर्फ कहानी का पहलू बदला है, कहानी खत्म नहीं हुई है। और देखना, इस कहानी के अंत में जीत हमारी ही होगी। आपका बेटा आपको वो सब कुछ वापस लाकर देगा जिसे आपने अपने खून पसीने की मेहनत से कमाया था। कोई बुरा इंसान उसके ऊपर कुछ देर तक तो अपना हक जमा सकता है, लेकिन हमसे उसे छीन नहीं सकता। अब डायलॉग बाजी कम कर और रहने के लिए कोई जगह का इंतजाम कर। आप लोगों को तो शायद उस जगह की जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ और मैंने सभी तरह का समय देखा है। तो मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ शायद हम रह सकते हैं। कौन सी जगह है बहू? मेरे साथ आइए। पूजा सुमित्रा और अपने परिवार को लेकर उस जगह पर चली गई। बहू, ये क्या, तू हमें जंगल में से लेकर आ गई है? बाबा, ये जंगल नहीं है। इस जंगल में बचपन में मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी। यहाँ पर एक पुरानी ट्रेन की बग्गी थी, शायद वो अभी भी वहीं हो। हाँ देखिए, मिल गई। देखने से लगता है कि ये ट्रेन हादसे में ट्रेन से अलग हुई है। भगवान जाने कि ये यहाँ क्यों है, लेकिन अब यही हमारा बसेरा है। कम से कम ठंड में बिना सर पर छत की रात गुजारने से अच्छा है कि हम इसमें अपनी रात काटें। मेरी प्यारी बहू, अगर आज तू ना होती तो हम ना जाने किन किन राहों पर भटकते। मेरे बेटे से ज्यादा काबिल तो मेरी बहू निकली। नहीं ससुर जी, ऐसी बात नहीं है। देव जी पर मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन वो ही आपको सब कुछ वापस ला कर देंगे। जरूर। चलो अब ये सब बातें छोड़ो बहू, अभी रात होने में देर है। चल इस जंगल के अंदर कुछ खाने पीने की चीज का इंतजाम करते हैं। आजा देव, हम दोनों रात गुजारने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे। हाँ। पूजा और उसकी सास जंगल से कुछ खाने के लिए सामान ढूंढने लगती हैं और देव और उसका बाप लकड़ियां तोड़ने लगे और कुछ देर बाद वो सभी वापस आ गए। एक तरफ गरीब परिवार जिन्होंने कभी सर्दी के ऐसे दिन नहीं देखे थे, वो लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अरे मैं तो रोजाना इस मूंगफली गजक को खा खा कर बोर हो गया हूँ। पता नहीं मेरा परम मित्र किसी दौर का मेरा बॉस कहाँ भटक रहा होगा, या फिर मर तो नहीं गया है। खैर मुझे क्या। सुरेश धोखे से हड़पे हुए घर में आराम से मूंगफली तोड़ रहा था और अनिल के परिवार वाले सर्दी से ठिठुर रहे थे। बहू आजा, तू क्या कर रही है? यहाँ आग के पास आकर बैठ जा। बाबा, मैं बस अभी ये मशरूम काट कर ला रही हूँ, इसी आग पर हमारा खाना भी बन जाएगा। पूजा मशरूम काट कर ले आई और उसी आग के ऊपर उन्होंने अपना खाना बनाया
और अपना शरीर भी सेका, और रात होने पर वो सभी उसी ट्रेन में खाली बग्गी में सो गए। पूजा और देव से अपने माता पिता को ऐसे ठंड में ठिठुरते नहीं देखा जा रहा था। बड़ी ठंड है, माँ को सर्दी लग रही है, अभी कुछ करता हूँ। अरे देव जी, आप अभी तक सोए नहीं? तुम भी जाग रही हो? नींद नहीं आ रही। नींद कैसे आएगी? चलिए देव जी, बग्गी से बाहर चलते हैं। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, अंदर ही रहो। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं बाहर आग जला दूं, उसकी गर्माई से यहाँ बग्गी में भी जरा कम सर्दी लगेगी और माँ बाबा आराम से सो जाएंगे। तुम सभी के बारे में कितना सोचती हो। चलो मैं भी आग जलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों गरीब पति पत्नी ने मिलकर अपने माँ बाप के लिए आग जला दी। आग की गर्माई से बग्गी भी थोड़ी सी गर्म हो गई और सुमित्रा और अनिल आराम से सोए। अगली सुबह, माँ मैं कोई काम ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, चल बहू, हम दोनों वही मशरूम लेने चलते हैं। माँ वो तो मैं सुबह ही ले आई थी। अरे वाह माँ, मैंने सभी के लिए सिके हुए मशरूम और लाल चाय बना दी है। आइए सभी नाश्ता कर लीजिए। देव जी काम ढूंढने बाद में चले जाना। पूरा गरीब परिवार ने उसी पुरानी बग्गी में नाश्ता किया और फिर देव काम की तलाश में निकल गया। उसे एक सब्जी वाले ने अपनी दुकान पर सब्जी बेचने के लिए रख लिया। सुबह में मुझे काम रहता है, इसलिए सुबह में तू सब्जी बेचना और शाम में मैं बेचा करूंगा, लेकिन हाँ मेरे साथ विश्वासघात मत करना। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। देव उस आदमी की दुकान पर लग गया और वहीं पर काम करने लगा। अब सुमित्रा के घर काम की वजह से 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा तो आ ही जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन देव अपने काम पर जा रहा था कि उसे अपने छीने हुए काम यानी कि अपनी कंपनी के बाहर एक नोट पड़ा हुआ मिला। ये मेरी कंपनी के नाम से कौन से जरूरी कागज बाहर पड़े हुए हैं? देव ने उस नोट को उठाया और वो उसे पढ़ने लगा। वो वही खास कागज था जिसकी ताकत से सुरेश ने कंपनी को हड़पा था और अब वो देव के हाथ लग चुका था। ओह, तो वो सारे सबूत जो इस विश्वासघाती सुरेश ने पुलिस को दिखाए थे वो सभी झूठे थे। अब तू अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे सुरेश, अब तू सलाखों के पीछे सड़ेगा। देव काम पर जाने के बजाय पुलिस डिपार्टमेंट चला गया और पुलिस को लेकर कंपनी में पहुंचा, जहां सुरेश अपने ऑफिस में बैठा आराम फरमा रहा था। पुलिस, अब तो तू गया झूठे। तू यहां क्यों आया है भिखारी? ये देखो, आपको समझ आया? ये तो सुरेश, तुम्हें देव के परिवार के ऊपर इल्जाम लगाने और धोखा देने के जुर्म में पुलिस 3 साल की जेल की सजा सुनाती है। अरे पर ले चलो इसे। पुलिस सुरेश को पकड़कर ले गई और देव को अचानक से ही उसका सब कुछ वापस मिल गया। आज तो बाबा को मेरे ऊपर बहुत गर्व महसूस होगा और अब से मैं भी अपने काम पर पूरा ध्यान लगाऊंगा। देव खुशी खुशी दौड़ता हुआ अपनी बग्गी में चला गया। देव की बात पर पहले तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। क्या तू सच बोल रहा है? बिल्कुल बाबा, आपका बेटा झूठ थोड़े ही बोलेगा। देव की बात सुनकर उसे अनिल ने गले से लगा लिया। देव अपने बाप का हाथ पकड़कर उसे उसकी कंपनी में ले गया। सब कुछ वापस मिल जाने के बाद अब देव का परिवार बहुत ज्यादा खुश था और सुरेश को उसके कर्मों की सजा मिल रही थी। शाम का समय, जामनगर गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इस कड़ाके की ठंड में तेज तूफानी हवा इस मौसम को और भी ज्यादा भयानक बना रही थी। इसी ठंड में गरीब हेमानी फटे कपड़े पहने अपनी 5 छोटी बेटियों को लिए कचरे के ढेर के पास एक सीमेंट के बड़े से पाइप के अंदर बैठी कांप रही थी। उसकी 5 बेटियों ने मोटी पन्नी ओढ़ रखी थी। इस बार तो ठंड कुछ ज्यादा ही है। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे बाप रे पायल, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। हिमानी अपनी छोटी बेटी पायल को अपनी साड़ी का पल्लू उड़ा देती है। उसकी 4 बेटियां रिया, दिया, कोमल, अनीता भी ठंड में कांप रहे थे। ये कैसे दुख की घड़ी आ गई हम पर। भगवान जी हमारी सहायता कीजिए। इस ठंड में मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊं? दर्द का ऐसा भयानक मंजर देखकर हिमानी खूब रोने लगती है। तभी बुखार की वजह से पायल बेहोश हो जाती है और हिमानी की बाकी बेटियां भूख के कारण तड़पने लगती हैं। रिया बेटा, तू अपनी बहनों के पास बैठ, मैं तुम्हारे लिए कहीं से खाना लेकर आती हूँ। हिमानी पास वाली दुकान में आती है। भाई साहब, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मेरी छोटी बच्चियां भूख के कारण तड़प रही हैं। चल यहाँ से,
पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं भिखारी कहीं के। दुकानदार हिमानी को वहां से भगा देता है। इसी तरह हिमानी जितने भी लोगों के पास मदद मांगने जाती है तो उसे हर कोई भिखारी समझकर भगा देता है। हिमानी रोते रोते सड़क पर भटकने लगती है। कोई तो मेरी मदद करो, मेरी बेटियां मर जाएंगी। तभी ठंड की वजह से हिमानी बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर जाती है और इधर उसकी बेटियां उस सीमेंट के पाइप में अपनी मां के आने की राह देख रही थी। आखिर हिमानी कौन है और उसकी बेटियों की ऐसी हालत कैसे हुई? तो इन सब बातों के बारे में जानने के लिए हम चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में। जामनगर गांव में गरीब हरिया अपनी पत्नी हिमानी और 5 छोटी बेटियों रिया, दिया, कोमल, अनीता, पायल के साथ अपने छोटे से किराए के घर में रहता है। जी सुनिए, घर में राशन खत्म हो चुका है, आप अपने मालिक से आज पैसे लेकर आइए ना। मालिक तो आज पैसे नहीं देंगे क्योंकि उनके खेत से अभी फसल निकली नहीं है। फिर भी मैं बात करके देखता हूँ। तभी हरिया घर से चला जाता है और उसी गांव में एक खेत में आता है। वो खेत एक सेठ बंसीलाल का खेत था जिसमें हरिया सालों से 200 रुपए रोज से मजदूरी करता आ रहा था। तभी खेत में रोज काम करते करते हरिया को एक जहरीला सांप काट लेता है, पर हरिया को वो सांप दिखाई नहीं देता। अरे किसने काटा इतनी जोर से मुझे? शायद कोई कीड़ा होगा। हरिया समझ रहा था कि उसे किसी कीड़े ने काटा है। वो काम में लग जाता है। तभी कुछ ही घंटों में सांप के जहर की वजह से हरिया की मौत हो जाती है। अपने पति और पिता की मौत देखकर हिमानी और उसकी बेटियां खूब रोने लगती हैं। कुछ दिन बाद रात में हिमानी भूखी प्यासी अपनी बेटियों के साथ अपने घर में बैठी थी। तभी वहां मकान मालिक हरीश आता है। हिमानी बहन, चलिए निकलिए मेरे घर से बाहर। ये घर मैंने किसी और को किराए से दे दिया है। पिछले 4 महीने से आपने मकान का किराया नहीं दिया मुझे। मालिक ऐसा मत कीजिए, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं इतनी ठंड में अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? तभी हरीश हिमानी और उसकी बेटियों को धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता है। मजबूर हिमानी ठंड में कांपते हुए अपनी बेटियों को लेकर गांव के एक स्थान पर कचरे के ढेर के पास आती है और वहां एक सीमेंट के बड़े से पाइप के अंदर अपनी बेटियों को लेकर बैठ जाती है। अगले दिन सवेरे हिमानी सड़क पर बेहोश पड़ी थी। तभी एक बूढ़ी महिला सुजाता हिमानी के पास आती है और उसे होश में लाती है। अरे बाप रे, इसे तो कितना तेज बुखार है। बिटिया उठ जा। कौन है बेटी तू? मेरी बेटियां कहाँ हैं? बेटा तुझे तो बुखार है। तभी हिमानी दौड़ते हुए अपनी बेटियों के पास आती है। उसके पीछे सुजाता भी आती है। हिमानी की 5 बेटियां उस सीमेंट के पाइप में बेहोश पड़ी थी। मेरी बेटियां, रिया बेटा उठना, क्या हो गया मेरी बच्चियों को? बेटिया, तेरे और तेरे बच्चों की ऐसी हालत कैसे हुई? तभी हिमानी अपने बीते जीवन के सारे दुख के बारे में सुजाता को बताती है। बेटिया, तकदीर ने ये कैसा अजीब सा खेल खेला है तेरे साथ। तेरे दुख भरे जीवन की कहानी सुनकर तो आंखें भर आई। चल बिटिया, अपनी बेटियों को लेकर मेरे साथ मेरे घर चल। मैं यहीं पास में अपनी छोटी सी कुटिया में रहती हूँ। तभी सुजाता हिमानी और उसकी बेटियों को लेकर अपने छोटे से मिट्टी के बने घर में आती है और हिमानी और उसकी बेटियों को खाना खिलाकर उन्हें दवाई देती है। अम्मा, आप यहाँ अकेले रहते हो? आपका अपना कोई नहीं है क्या इस दुनिया में? बिटिया, अपने तो बहुत हैं, पर मेरी बीमारी देखकर हर अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। तब से मैं इस छोटे से घर में मिट्टी के मटके बना बना कर बेचती हूँ और अपने जीवन का गुजारा करती हूँ। अब तू भी मेरे साथ मिट्टी के मटके बना और यहाँ रहकर अपनी बेटियों का पालन पोषण कर। अगले दिन से हिमानी, रिया, दिया, कोमल ये चारों सुजाता के साथ मिट्टी के मटके बनाने लगे और उसे गांव में आस पड़ोस के गांव में ले जाकर बेचने लगे। इसी तरह देखते ही देखते 20 साल बीते जाते हैं। हिमानी की 5 बेटियां अब बड़ी हो चुकी थी और हिमानी बूढ़ी हो चुकी थी और सुजाता सालों पहले ही स्वर्गवासी हो चुकी थी। हिमानी ने मटके बेच बेच कर सुजाता के उस छोटे से घर को बड़ा बना दिया था। उसी गांव के 5 अमीर भाई रमेश, सुरेश, महेश, अजीत, राहुल, इनका रिश्ता आता है। रमेश के परिवार में उसके भाई और उनकी माँ मेनका थी। वो उसी गांव में अपने बड़े से घर में रहते हैं।
हिमानी की पांचों बेटियां रमेश और उसके भाई से प्यार करते हैं। अपने बेटों की खातिर ही अमीर मेनका गरीब हिमानी की दहलीज पर अपने बेटों का रिश्ता लेकर आई थी। तभी मेनका हिमानी के बीच रिश्तों को लेकर बातचीत होती है। हिमानी बहन, जब रिश्ता तय हो ही गया है तो अब हमें बच्चों की शादी में कोई देर नहीं करनी चाहिए। मेनका जी, हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब है। मैं अपनी बेटियों को सिवाय एक जोड़ी कपड़े के कुछ नहीं दे पाऊंगी। माँ जी, शादी का सारा खर्च हम करेंगे। हमें आपकी हालत के बारे में सब पता है। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद हिमानी की पांचों बेटियों की शादी मेनका के पांचों बेटों से हो जाती है। विदाई का समय। तभी मेनका हिमानी की पांचों बेटियों को अपने साथ ले जाने से मना कर देती है। हिमानी बहन, आपको पहले मेरी एक डिमांड पूरी करनी होगी, उसके बाद ही मैं आपकी बेटियों को विदा करके अपने घर की बहू बनाकर ले जाऊंगी। कैसी डिमांड? मुझे दहेज के रूप में आपकी पांचों बेटियों से 1-1 लाख रुपए चाहिए, तभी आपकी बेटियां मेरे घर की बहू बनेंगी, वरना इस शादी का कोई मतलब नहीं। माँ, ये क्या बोल रही हो आप? हमने आपको बताया है ना कि ये लोग कितने गरीब हैं। रमेश, तुम पांचों की जिद को मानकर मैंने ना चाहकर भी इन गरीब लड़कियों से तुम्हारी शादी करवाई ना। अब तुम मुझे अपना काम करने दो। मेनका बहन, ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटियों की शादी हो चुकी है। आपके बेटों के साथ इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं आपके सामने झोली फैलाकर अपनी बेटियों के सुहाग की भीख मांगती हूँ। जब 5 लाख रुपए की व्यवस्था हो जाए तो चले आना अपनी बेटियों को लेकर मेरे घर, वरना ये मेरे घर की बहू कभी नहीं बन पाएंगी। मेनका अपने बेटों के साथ बारात वहां से ले जाने लगती है। ठंड का मौसम था। तभी मेनका की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। माँ, अरे बाप रे माँ! सब मिलकर मेनका को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां चेकअप करने पर पता चलता है कि मेनका की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। रमेश, मेनका बहन की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और इन्हें डायबिटीज भी है। अगर इन्हें अभी एक किडनी नहीं मिली तो इनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी ले लीजिए। जिसका खून ए नेगेटिव है उसी की किडनी मेनका बहन को लग सकती है। ए नेगेटिव खून तो हम में से किसी का भी नहीं है। डॉक्टर साहब, ए नेगेटिव खून मेरा है। आप मेरी एक किडनी ले लीजिए। मेनका बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। नहीं माँ, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आपको कितनी कमजोरी है। रिया बिटिया, किसी की जान बचाने के लिए अगर अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े ना, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तभी हिमानी अपनी एक किडनी देकर मेनका की जान बचा लेती है, जिसके बाद मेनका बिल्कुल ठीक हो जाती है। जब मेनका को हिमानी के संघर्ष के बारे में पता चलता है तो वो हिमानी के कदमों में गिरकर रो रो कर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए हिमानी बहन, मैं आपकी बेटियों के साथ इतना बुरा कर रही थी और आपने अपनी जान की परवाह किए बिना ही मुझे अपनी किडनी देकर मेरी जान बचा ली। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रिया, दिया, कोमल, अनीता, पायल, बहुओं चलो अपने ससुराल। उसके बाद मेनका हिमानी की पांचों बेटियों को पूरी रीति रिवाज के साथ विदा करके अपनी बहू बनाकर उन्हें अपने घर लेकर चली जाती है। इसी तरह एक गरीब माँ ने अपनी बेटियों की विदाई की।